कहते हैं कि हमारा लिखने का मन है। आप लोगों ने मूड, अच्छा कविता को छोड़ दीजिए, कविता लिखने का भी नहीं है तो घर में अगर माँ ने कहा कि बेटा ये थोड़ा सा काम कर दो तो ये कर दो, नहीं अभी मूड नहीं, अरे बाजार से ले आओ, अभी मूड नहीं है। तो ये मूड क्या होता है, ये जो मनस्थिति क्या होती है? तो ये जो मनस्थिति होती है इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लिखने बैठेंगे, विचार हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे, लेकिन हमको कविता की लाइन ही नहीं आएगी। है मुक्तिबोध के नाम सुना है आप लोगों ने? तो मुक्तिबोध की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते हुए पिछवाड़े या बच्चों की नेकर खजीदते हुए विचार आते हैं लिखते वक्त। तो कई बार होता है कि विचार तो कभी भी आ जाते हैं, कई लोगों को बड़ी सुविधाजनक जगहों पे भी विचार आते हैं कि बैठे नहीं कि विचार आ गया, अब लिखे कहाँ? तो विचार जो होते हैं उनको आपको अपने अवचेतन में दर्ज करके रखना पड़ता होता है। कविता लिखने की ये प्रोसेस है। कविता कभी भी ऐसा नहीं कि मन में आई और वो ऊपर से भगवान ने भेजी आपने लिखी। कविता आती, कहानी हो या कविता हो, आपके भीतर चलती रहती है। जैसे चूल्हे पे दाल रखो तो दाल पकती रहती है, वैसे ही कविता भी हमारे अवचेतन में पकती है, कहानी पकती है। और जब बहुत कई बार वो अच्छे से पक जाती है तब वो कागज़ पर आती है। तो कागज़ पर आए, कंप्यूटर पर आए। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ये एक हमारे मित्र हैं विजय सिंह, जगदलपुर में रहते हैं, बड़े अच्छे कवि हैं। तो उनकी एक कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मस्तिष्क की कविता लिखने में या रचना लिखने में क्या भूमिका। सबसे पहले तो ये आपको अभी ब्रेन के बारे में बताया, थोड़ी सी चीज़ें और बताता हूँ ब्रेन के बारे में। हमारे शरीर में ये जो पूरा नसें हैं, नर्व्स का जाल है, इसमें दो तरह की नर्व्स होती है, एक होती है सेंसरी नर्व्स, एक होती है मोटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे टच किया तो ये दीवार से टच करने का जो स्पर्श का अनुभव है ये नसों के माध्यम से होते हुए ये मेरी रीढ़ की हड्डी में नसें हैं, यहाँ से होते हुए सारे इस ब्रेन में पहुँचा और ब्रेन में जाकर इसने बताया कि ये दीवार खुरदुरी। आँखों से मैंने कुछ देखा, आँखों से मैंने वो श्रद्धा का बनाया हुआ चित्र देखा, तो ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से वो इमेज बनी मेरी यहाँ पे रेटिना में, और वो इमेज ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इम्पल्सेस के द्वारा सेंसरी नर्व्स से होते हुए मेरे ब्रेन में पहुँची और मुझे पता चला कि वो आँख है। देखिए ये बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। तो क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो लिखने में क्या प्रोसेस काम करती है। अब ये दो नर्व्स आपको समझ में आ गई, एक तो सेंसरी नर्व्स जो मैसेजेस लेकर आती हैं ब्रेन तक, और दूसरी होती मोटर नर्व्स जो ब्रेन से मैसेज लेके जाती है आपके उंगलियों तक। ये कागज़ उठाओ, ये मैसेज फ्रैक्शंस में, सेकंड में यहाँ से गया और ये उठा लिया। तो ये जाने वाली मोटर नर्व्स और आने वाली सेंसरी नर्व्स, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मोटर नर्व्स जाने वाली होती है, ये समझ लीजिए कि ब्रेन है, यहाँ पे एक मोटर है, तो यहाँ से निकलने वाली जो चीज़ें होंगी वो मोटर नर्व्स में जाएंगी और जो वापस आएंगी वो सेंसरी नर्व्स में आएंगी। याद हो गया आप लोगों को? भूलेंगे तो नहीं ना कभी? तो अब क्या होता है, विजय सिंह एक कविता लिखते हैं। अब सबसे पहले तो वो क्या काम करते हैं, कुछ शब्द ढूंढ कर लाते हैं। कविता लिख रहे हैं वो, उसका विषय है महुआ। महुआ जानते हैं आप लोग, आया भी होगा, किया भी होगा। तो महुआ जो होता है उस पर कविता लिख रहे हैं। अब वो कुछ शब्द उनके दिमाग में आए, अब वो क्या करते हैं, जंगल, गंध, जंगल, गंध, महुए का पखना, तेंदू का पखना, ये सब याद आ गया। कहाँ से याद आया? वो स्मृति भंडार में जब हमको पहली बार माँ ने या पिताजी ने या किसी ने बताया था कि इसको जंगल बोलते हैं, इसको महुआ बोलते हैं, इसको तेंदू बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से वो शब्द लेकर आते हैं और फिर जंगल के जानवर याद आते हैं। कौन कौन से? चीतल, भालू, भालू देखा आपने ना,
ये अभी बाढ़ लगी, थोड़ी देर में आएगा इसके नीचे। तो जंगल, भालू, चीतल हैं और हाथी, ये सब जंगल में रहने वाले जानवर याद आते हैं। तो अब ये क्या होता है, ये जो सेंटर्स हैं ये सारे के सारे शब्द भेजते हैं और वो सारे के सारे शब्द वो आ जाते हैं उनका आगे। अब क्या होता है कि ये सब आते आते कुछ पंक्तियाँ बन जाती हैं। तो क्या कविता की पंक्ति बनी है, मदमस्त हाथी की तरह चिंगाड़ रहा है जंगल, कि पक गया महुआ, कि पक गया तेंदू, चीतल दूर दूर से दौड़े चले आ रहे हैं, नकटी भालू भी गुर्रा रहा है कि जंगल उनका है, कि जंगल उनका। ये कविता की पंक्ति बन गई। अब क्या होता है, अब मनोविज्ञान देखिए कैसे काम करता है। अब मस्तिष्क का जो केंद्र है, मैं ब्रेन के बारे में फिर कभी आपको डिटेल बताऊंगा, अभी मैं इसको 8 नंबर सेंटर बोलता हूँ। तो 8 नंबर सेंटर से यानी कि आदेश केंद्र से मोटर नर्व्स के माध्यम से होते हुए एक आदेश उंगलियों तक जाता है कि कुछ इस तरह से हिलो कि कागज पर ये पंक्तियाँ आ जाए। तो विजय सिंह कागज उठाते हैं, जेब से कलम निकालते हैं, कलम निकाल के ये हाथ में कलम आ गई और ये यहाँ से मोटर नोट से मारने किया और ऑर्डर आया कि आप कुछ ऐसा लिखो कि ये पंक्तियाँ लिख जाएं कि मदमस्त हाथी की तरह चिंगाड़ रहा है जंगल। अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस काम करती है आपको मालूम? पहली बार जब प्राइमरी स्कूल में हमारे गुरुजी ने हमको लिखना सिखाया था, वो चीज़ हमारे अवचेतन में दर्ज है और वो चीज़ हम रिकॉल करते हैं, वो रिकॉल करके हम लिखना शुरू करते हैं। ये ब्रेन के बड़े छोटे छोटे से खेल हैं, लेकिन ये आपके लेखन में किस तरह से काम आते हैं। अब क्या होता है, इस बीच जो 4 और 5 नंबर के सेंटर हैं, मतलब जो जहाँ पे शब्द होते हैं, वो फिर अपना काम कर रहे हैं। देखिए इधर लिखने का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है। अब केंद्र का है, उसमें स्टोरेज है, महुआ, बिनती, स्त्री, पानी, पेज, टोकनी और साथ साथ दूसरी पंक्ति भी बन रही है। तो अब इनसे शब्दों का और बिंबों का निर्माण भी हो रहा है। तो पंक्तियाँ क्या बन गई, जंगल सबका है, महुआ बिनती मनाए जानती है, इसलिए अल सुबह निकल पड़ती है, पानी, तेज और टुकनी उठाए जंगल की ओर। तो इस तरह के प्रोसेस से कविता लिखी जाती है। मतलब हमारे मस्तिष्क की, हमारे मन की, हमारे शरीर की क्या भूमिका होती है, कैसे शब्द आते हैं, कैसे हमारे शब्द भंडार से हम शब्द लेते हैं, कैसे हम अनुभूतियाँ दर्ज करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कविता में प्रोसेस की तरह काम करती हैं। और ये कविता में ये सब चीज़ें आती हैं। ये तो आपको बता दिया। अब बहुत संक्षेप में 5 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि कविता में और क्या क्या तत्व होते हैं। अच्छा, ये कविता का पार्ट तो कर लूँगा मैं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए कविता में बिंब कैसे आते हैं, बड़ी मजेदार चीज़ आपको बता रहा हूं। बिंब सुना ना आपने, आग की तरह दहकता जंगल, और कहते बड़े सुंदर सुंदर भी बोलते हैं। जैसे आप किसी को देखेंगे तो निगाह, अब निगाह मतलब दृष्टि, अब कभी देखेगा तो बोलेगा कटीली निगाह, मतलब एक जोड़ दिया उसने, ऐसा हम लोग जोड़ते चलते हैं। तो ऐसे कई बिंब आते हैं। तो ये बिंब कैसे आते हैं कविता में, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि कई बार क्या हुआ कि बहुत पुरानी बात में बैचलर था, मुझे एक कविता लिखी थी और उसमें आना था बुढ़ापा। अब बुढ़ापे के लिए मतलब मैं अपने बचपन से बुढ़ापे पर कविताएं लिख रहा हूँ। तो नहीं, वो आकाशवाणी में मैंने पढ़ी लिखी है। जब मैं 14 साल का था तो पिताजी ने खूब डांट भी लगाई थी कि अभी तो बड़े नहीं हुए हो, बुढ़ापे पे कविता लिखी। प्रकाश से अंधकार को बढ़ी जा रही है ये जिंदगी, ऐसी कुछ लाइन कुछ ठीक था वो। तो मुझे लिखना था बुढ़ापे पे। अब बुढ़ापे पे देखिए, जीवन की ढलती हुई शाम, कितना अच्छा बिंब है, हम सब ने सुना है, मैंने भी सुना है। बुझता हुआ दिया, है कितना सुंदर बिंब है। मैंने कहा यार ये एकदम घिस पीट गया है, ढलती हुई शाम भी घिस गया है और जब बुझता हुआ दिया भी घिस गया है। अब कुछ शरद प्रकाश, कुछ नया करो, कुछ नई चीज़ लाओ। बैठकर था, ढाबे में खाना खाता था दुर्ग में, शेर पंजाब होटल बस स्टैंड पे, खाना खाने चला गया।
लग रही थी यार कविता जाए भाड़ में, पहले तो पेट को देखे। वहाँ गया तो 11 बज गया था रात का। वो लड़का जो था मैंने कहा अंडा करी लाया और तंदूर की रोटी। तो तंदूरी रोटी जो थी ना उस पर राख लगी हुई थी, ऐसे राख चिपकी हुई थी। रोटी तो ठीक थी लेकिन मैंने कहा भैया ये क्या राख लगी है रोटी में, तंदूरी रोटी में, अच्छी ताज़ी ताज़ी लाया था। तो उसने बोला भैया जब तंदूर ठंडा होने लगता है ना तो राख जमने लगता है। तो खट से दिमाग में लाइन आई, जीवन के ठंडे होते हुए तंदूर में सिकती हुई रोटी पर हावी होने लगती है स्वर्ग पाने की अतृप्त इच्छा, राख की शक्ति। ये जीवन का ठंडा होता हुआ तंदूर आज तक मैंने इस्तेमाल किया है, नया है ना। तो इस तरह से बिंब बनते हैं। तो ऐसे हम रचना में संदर्भ लेते हैं और उनके जो होते हैं। अब थोड़ी सी बात मिथक पर कर देता हूँ कि हम कविता में मिथकों का प्रयोग करते हैं। मिथक आजकल बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मेरी भी कविता है ना जिसमें वो अनकही ये जिसपे वो श्रीदेवी जी ने पोस्टर बनाया है, तो उसमें बड़ा है कि राजा ने कहा जहर पियो तो वो मीरा हो गई, और ऋषि ने कहा पत्थर बनो तो अहिल्या हो गई, और प्रभु ने कहा घर तो निकलो तो भी सीता हो गई। तो ये मिथक हैं। अब मिथक क्या होते हैं? मिथक की जो परिभाषा है आपको पहली बार आप जानेंगे। मिथक शब्द की उत्पत्ति मिथ से हुई है जिसका अर्थ होता है अवास्तविक। मिथक शब्द हिंदी का मूल शब्द नहीं है बल्कि इसे अंग्रेजी के मिथ या माइथोलॉजी से उत्पन्न माना जाता है। और मिथक से तात्पर्य आदिम विश्वास, चमत्कारिक घटनाएं, पुराण कथाएं, विश्वास, पात्रों और अलौकिक आख्यानों का संबोधन है, और इसमें सच होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ऐसे मिथक जो होते हैं, कविता में देखिए मिथक कैसे आते हैं। आपने महाभारत, रामायण, ये दो महाकाव्य सुने, और एक इलियड और ओडिसी हुए हैं होमर के। तो अब आपको मजेदार चीज बताता हूँ। इलियड और ओडिसी की जो कहानी है वो हमारी रामायण महाभारत की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। रामायण में राम जी की वाइफ कौन थी? सीता जी। सीता जी का हरण किया था किसने? रावण ने। जो इलियड की कहानी है उसमें स्पार्टा का राजा रहता है एगमेमन, और एगमेमन की जो वाइफ रहती है उसका नाम होता है हेलन। हेलन नाम आपने सुना होगा ना? तो हेलन जो नाम है वो ग्रीक माइथोलॉजी का नाम है। अभी हमारे यहाँ की बड़ी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही है हेलन, लेकिन हेलन ग्रीक माइथोलॉजी का नाम है। तो जो ट्रॉय का जो राजकुमार रहता है पोरस, वो हेलन का अपहरण करके ले जाता है, और उसके बाद फिर एगमेमन की सेना पूरे लोग लेकर वो ट्रॉय पर आक्रमण करते हैं, और वहाँ से फिर वो वापस लेकर आते हैं। वैसी कहानी अपनी इसमें है। ये दोनों माइथोलॉजी के हैं, मतलब दोनों कहानियाँ मिलती जुलती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंब हैं कविता में जो कई मिलते जुलते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो प्रलय की कहानी है ना, मनु की नाव की कहानी, वो एक्चुअली ओरिजिनल हमारे यहाँ की है ही। वो 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में थी। वो नाव जो थी वो दूसरी नाव थी, वो जो जल देवता थे उनका नाम दूसरा था। तो ऐसे देवी देवताओं के नाम बदलते रहते हैं। दुर्योधन की कहानी आपने सुनी ना, वो जिसमें वो एड़ी जो दुर्योधन को जब लड़ाई में हारने लगता है तो गांधारी कहती थी तो बेटा पूरे कपड़े उतार के मेरे सामने आना, मैं जैसी आँख की पट्टी खोलूंगी तेरा जो शरीर है वज्र का बन जाएगा। अब बचपन में दुर्योधन को किसी ने शेम शेम बोल दिया तो उन्होंने वो एक केले का पत्ता लपेट लिया, और जब वो माँ के सामने गए तो उन्होंने आँख की पट्टी खोली तो उतना जो हिस्सा था वो कोमल रह गया, जिस पर भीम ने गदा मारी थी। आप लोगों ने पढ़े कि नहीं? सभी कहानियाँ पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिए। तो सेम कहानी एक्किलीस की एड़ी पे चलती है। एक्किलीस जो था जब वो ट्रॉय की लड़ाई में लड़ रहा था तो उसकी जो माँ जो थी उसको बचपन में एक नदी में, स्टिक नाम की नदी में, तो उसको डुबाती थी। तो कैसे पकड़ती थी? उसकी दोनों को एड़ी से पकड़ती थी। छोटे बच्चों को आप एड़ी से पकड़ के ऐसा उठा सकते हैं, जैसे कि अभी इसकी बेचनी कबूतर को कान, वो खरगोश को कान से उठाया था ना, वैसे एड़ी से आप बच्चे को उठा सकते हैं।
तो बच्चे को उठा के नदी में डुबा देती थी, तो पूरा शरीर उसका कठोर बन गया, लेकिन जो टेढ़ी थी वो नरम है। तो जब एंग्लिस को मारने के लिए तीर चलाया जाता है, तो वो तीर जो है वो उस एड़ी में लगता है, और वो एड़ी से जाके वो जहर फैल जाता है और वो मरता है। सेम ऐसी कहानी दुर्योधन की है, कृष्ण को जो तीर मारा था वो भी कहानी है। तो ऐसी सारी कहानियाँ चलती रहती हैं, ये माइथोलॉजी में है, तो कविता में ये सब चीज़ें आती हैं। बहरहाल बहुत लंबा विषय है, लेकिन